खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी दूसरा फैमिली है जो दिल्ली सल्तनत में रूल करेगी। और जलालुद्दीन खिलजी इसका फाउंडर होगा, जो स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर क्यूमर्स की हत्या करेगा। और जलालुद्दीन खिलजी कोशिश करेगा शुरुआत में कैसे जनता के साथ मिलके मैं शासन चलाऊं, और उनसे अगर मिलके शासन चलाता हूं तो मेरे को काफी बेनिफिट होगा। और ये लगभग 6 साल के आसपास रूल करता है, 1290 टू 96। और इसकी बात करें, ये बोलता था कि कोई भी रूल का जो बेस होता है, कोई भी रूलर जो रूल करता है, ये हमेशा डिपेंड होता है पब्लिक के ऊपर। अगर पब्लिक के अंदर इच्छा है कि भाई ये हमारा रूलर होना चाहिए तो वो बन सकता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो पब्लिक की इच्छा है कि भाई मोदी जी को पीएम बनाना, तो पीएम बन गए। तो ये बोलते हैं पब्लिक का सपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए पब्लिक पर फोकस करते थे और उनको बोलते थे कि देखो जी, मैं भी एक नॉर्मल पर्सन ही हूं, और आप लोग अगर मुझे चाहते हो तो मैं किंग बन सकता हूं। और इसका जो कमांडर था, या सेनापति आप कह सकते हो, जो आगे जाके काफी फेमस होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका कमांडर था, और आगे जाके यही रूलर बनेगा। तो इसने पब्लिक के साथ मिलके रूल अपना एस्टेब्लिश किया। जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे पब्लिक नाराज हो। सारी कम्युनिटी के साथ, सारे रिलीजन के साथ मिलके काम किया, तो किसी ने इसके सामने कोई रिवोल्ट भी नहीं किया। लेकिन इसके जो कमांडर थे अलाउद्दीन खिलजी, उसे लगता था ये थोड़े ज्यादा लिबरल है। और अलाउद्दीन खिलजी एक बार सोचता है कि भाई मैं साउथ इंडिया जा रहा हूं और वहां से एक कैंपेन करके लौटूंगा। वहां पर किसी ने बताया था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी वहां से रिसोर्स लेके आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पैसे हैं। तो ये देवगिरी का कैंपेन करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, और चाहता था कि मैं थोड़ा सा रिसोर्स इकट्ठा कर लूं। और ये डेक्कन वाले पार्ट में था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को ये दिक्कत थी, कहीं इसके पास ज्यादा रिसोर्स हो गए तो मुझे ही ना हरा दे। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी नहीं चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी जाए। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी गया, बोला उसे नहीं मैं तो बस गुजरात जा रहा हूं, और देवगिरी पहुंच गया। और देवगिरी का कैंपेन करके यहाँ से बहुत सारा सोना, बहुत सारा चांदी, ये सब लेके आया। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी को बोला कि आ जाइए, आप ले लीजिए मेरे से सोना चांदी। तो वो आए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सोना चांदी तो नहीं दिया, बल्कि उनको ही मार दिया। तो उसके बाद रूलर अलाउद्दीन खिलजी बन गया, और इसने अपनी सारी सेना, क्योंकि एक कमांडर था ही, पहले से ही अपने साथ कर ली थी कि देखो मैं रूलर बनूंगा तो आपको इतना इतना सैलरी मिलेगा, ये सारा प्रॉफिट आप लोगों के हक में जाएगा। तो सब इसके साथ आ गए। तो सेकंड रूलर जो बना अलाउद्दीन खिलजी, इसका रूल काफी ज्यादा फेमस है, 1296 टू 1316 ये रूल करता है, लगभग 20 है। और ये सबसे पहले कोशिश करता है कैसे टैक्स या रेवेन्यू के थ्रू
अपनी इनकम बढ़ाई जाए। पहले जो स्टेट था वो फार्मर से लगभग 33% टैक्स लिया करता था, लैंड रेवेन्यू टैक्स। लेकिन इस टैक्स को फार्मर से स्टेट तक पहुंचाने के लिए कुछ ब्रोकर रहा करते थे या मीडिएटर रहा करते थे, और ये फार्मर से कई बार 33% से भी ज्यादा लेते थे, जिन्हें मुकदम, चौधरी ऐसे कहा करते थे। तो ये मीडिएटर या ब्रोकर 33% से भी ज्यादा लेते। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, देखो भाई, अब आप लोग टैक्स डायरेक्ट स्टेट को दोगे और इन ब्रोकर की कोई जरूरत नहीं। फार्मर को ये बोला, बट क्योंकि ये ब्रोकर आपसे ज्यादा पैसा मांगते थे, मैं आपसे 50% मांग रहा हूं। ये सारी बातें अलाउद्दीन खिलजी उसे कहता है। तो ऐसे वो अपने रेवेन्यू में रिफॉर्म लाता है। तो एक तरीके से पहले 33% स्टेट लेता था, लेकिन ब्रोकर जो थे या मीडिएटर थे वो ज्यादा वसूलते थे, 60-70%। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ठीक है, आप डायरेक्ट मुझे देना, इन ब्रोकर को मैं हटा देता हूं, बट आप मुझे दोगे 50%। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रेवेन्यू में चेंज किया। मेरे पास 4 वॉरियर ऐसे ही हैं जैसे पैगंबर मोहम्मद के पास थे। पैगंबर मोहम्मद जो मुस्लिम एक लीडर थे, उनके 4 वॉरियर की बात काफी ज्यादा होती है, और उन्हीं को कहा जाता था खलीफा, मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर। तो ये लोग ऐसे ही अपनी बात करते थे। और इसने बोला, मैं सिकंदर की तरह अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर या जिसे सिकंदर भी कहते थे, सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतूंगा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, और अपने आप को सेकंड सिकंदर बोला कि मैं सेकंड। जैसे ये अपना एक कैंपेन करेगा गुजरात में, और गुजरात के जो रूलर है उनको हराएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये तो हमने देखा टैक्स से जुड़ा हुआ चीज कि भाई टैक्स में इसने क्या रिफॉर्म किया। अब इसके बहुत सारे कैंपेन जो इसने चलाए, और ये कैंपेन से इसने काफी ज्यादा टेरिटरी को इंक्रीज किया, एक्सपेंशन किया अपनी किंगडम का। साथ में खिलजी डायनेस्टी को और आगे बढ़ाया, और साथ में कुछ कैंपेन के थ्रू रेवेन्यू भी अर्न किया। जैसे साउथ इंडिया जाएगा, साउथ इंडिया वालों को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के कैंपेन किसने कौन कौन से कैंपेन किए, लड़ने में पहले से ही आगे था क्योंकि कमांडर था ही, सेनापति रहा था, उसी चीज का ऐसे फायदा भी होता था।
तो सबसे पहले एक जो कैंपेन ये करता है गुजरात, गुजरात में करता है। गुजरात जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट की साइड था, वहां पर एक रूलर राय कर्ण बघेल, रूलर जो था राय कर्ण बघेल, तो बघेल जी यहां पर रूल कर रहे थे। उन्हीं के खिलाफ ये कैंपेन करता है और इसका मेन पर्पज यही था कैसे वेस्टर्न बॉर्डर को अपने अंडर किया जाए, कि वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता था क्योंकि पोर्ट वाला पूरा एरिया है। और इसने रायकर्ण बघेल को हराया और साथ में यहीं से एक वॉरियर जो उसके साथ काफी ज्यादा रहता है, मलिक कफूर, मलिक कफूर, इसको भी खरीदा। इसको इसने उस टाइम जो करेंसी चलती थी दीनार, इसने 1000 दीनार दिया, 1000 दीनार दिया और 1000 दीनार में इस दास को खरीदा। मलिक कफूर काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि ये एक बढ़िया सोल्जर था, इसलिए मलिक कफूर को कई बार 1000 दीनार भी कहा जाता है कि भैया तुम्हें 1000 दीनार में खरीदा गया। दीनार उस टाइम की करेंसी थी और इसके नेतृत्व में ही, इसकी लीडरशिप में ही अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया का कैंपेन भेजेगा कि जाओ आप साउथ इंडिया में लड़के आओ। तो ये मलिक कफूर इसके काफी ज्यादा हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर कैंपेन तक हर चीज में मलिक कफूर इसके साथ रहे। गुजरात के बाद दूसरा जो इसने टारगेट बनाया वो था रणथंबोर, राजस्थान। रणथंबोर राजस्थान को क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो अटैक होते थे वो वेस्टर्न बॉर्डर से होते थे, इसलिए रणथंबोर या राजस्थान पर कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी था। तो रणथंबोर में इसने किया और इस कैंपेन में इसके साथ यहां पर एक खिलजी खुद ही गया, अमीर खुसरू भी था। अमीर खुसरू जिसकी हमने कल बहुत सारी बुक देखी, नू सिपैयर, आसिका, तो अमीर खुसरू इसके साथ जाता है और अमीर खुसरू बताता है कि भाई उस टाइम क्या क्या हुआ, क्या अमीर खुसरू बोलता है कि सबसे पहले इसने राजपूत रूलरों को हराया और राजपूत रूलरों की डेथ के बाद इसने जिक्र किया कि वहां पर जो वुमेन थी, राजपूत की जो वुमेन थी, उन्होंने जौहर कर लिया। और जौहर के बारे में आपने सुना होगा, राजपूत वुमेन जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसके बाद वो
अमीर खुसरो हमें बताता है कि भैया कैसे इसने सारे राजपूत राजाओं को हराया, और फिर जो वुमेन थी उन्होंने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी या जौहर कर ली। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चित्तौड़ के कैंपेन के लिए ये राजस्थान के ही एक बॉर्डर एरिया में पहुंचा, और लगभग 1303 के आसपास, और रणथंबोर की बात करें लगभग 1301 के आसपास। इसे लगा रणथंबोर जीत ही लिया है, चित्तौड़ पास में ही पड़ता है, साथ में चित्तौड़ की रानी पद्मावती का भी नाम सुना था कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये सारी बातें सुन के खिलजी चित्तौड़ पहुंचता है, और यहां पर भी इसके साथ अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो एक अच्छा राइटर था, साथ में लड़ने में भी ठीक था। ऐसा नहीं था कि ये राइटर लोग लड़ना नहीं जानते थे, वॉरियर सब थे, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी करनी। तो अमीर खुसरो इसके साथ जाता है, और यहां पर अमीर खुसरो बोलता है कि इस लड़ाई में दो भाई थे, एक गोरा, दूसरा बादल, जो चित्तौड़ की सेना में काफी ज्यादा थे। इन गोरा बादल ने काफी ज्यादा खिलजी को परेशान किया, और इन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी और एंड तक लड़ते रहे, और चित्तौड़ का जो किंग था उसको भी बचा के रखा। लेकिन एट द एंड खिलजी की सेना का अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता, और चित्तौड़ को जीत के अपने बेटे खिज्र खां इसको दे दिया। तो चित्तौड़ को इसने खिजराबाद के नाम से चेंज कर दिया, क्योंकि मेरा बेटा यहीं पे आज से रूल करेगा, और उसको बोला कि वेस्टर्न बॉर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो तुम्हें ही निभानी। कि हाँ भाई आप हमारे रूलर हो। ये सारी चीजें साउथ इंडिया के रूलर ने एक्सेप्ट कर ली, और यहां पर जो कैंपेन चलाया वो चलाया मलिक कफूर ने। तो मलिक कफूर इसके काफी ज्यादा काम आया, जिसे उसने 1000 दीनार में खरीदा। और इसकी ये वाली पॉलिसी ऐसे ही लगती है जैसे गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त करता है। समुद्रगुप्त भी साउथ इंडिया का कैंपेन करता है, और साउथ इंडिया का कैंपेन करके वो भी साउथ इंडिया को अपने में मिलाता नहीं है, बल्कि साउथ इंडिया के जो लोग जो हैं
उनको बोलता है कि आप अपना रिसोर्स मुझे दे दो, मैं आपको मिलाऊंगा नहीं। और मिलाने का रीजन क्या है? क्योंकि एक तो दूर पड़ता है काफी, साथ में तो इनको साउथ इंडिया में रूल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इन्होंने साउथ इंडिया में रूल करने का सोचा नहीं। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी इसी पाथ को फॉलो करता है। तो बस बड़े रिसोर्स मिल गए, काफी है, और साथ में साउथ इंडिया के लोगों ने मान लिया कि मैं इनका किंग हूं, इतना ही काफी है। तो हमने देखा कि भाई इसके जो कैंपेन है उसमें गुजरात का कैंपेन, जहां पर रायकरण बघेल था, वहां से उसने मलिक कफूर को 1000 दीनार में खरीदा और साथ में लीडरशिप लॉ दिया साउथ इंडिया में। रणथंभौर राजस्थान में इसने भेजा, अमीर खुसरू यहाँ पे थे और उसने बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत रूलरों को हराया और फिर उसके बाद उनकी वुमेन ने जौहर कर लिया, अग्निकुंड में कूद के। चित्तौड़ का कैंपेन किया, यहाँ पर भी अमीर खुसरू था और यहाँ पर उसने गोरा बादल, दो सोल्जर के बारे में जिक्र किया। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां और देवल देवी, उसके प्रेम की कहानी या लव स्टोरी हमें दिखाई देती है। साउथ इंडिया के कैंपेन में मलिक कफूर गया, मलिक कफूर ने साउथ इंडिया के रूलरों को हराया, लेकिन उनके साथ एक रेस्पेक्टफुल ट्रीटी की। और ये ट्रीटी ऐसा ही थी जैसे गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त करता है। इससे फायदा ये हुआ कि भाई इनको रिसोर्स मिल गए और साथ में उस टेरिटरी के एरिया में अपना एक कंट्रोल भी मिल गया कि वो हमारी बात को इनकार नहीं कर सकते। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कैंपेन थे जो उसने अपने टाइम पीरियड में चलाए। तो वो एक्सपेंशन की पॉलिसी काफी चलाता है और इससे उसे फायदा भी हुआ। इसलिए बोला जाता है खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और साथ में सबसे ज्यादा रिसोर्स भी जो एक्वायर किए वो अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी आए। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम सबसे ज्यादा अटैक किया मंगोल ने। मंगोल शुरू से ही बहुत आगे। हमने देखा कैसे इल्तुतमिश के टाइम पहला मंगोल चंगेज खां आया, लेकिन इल्तुतमिश ने अटैक होने से रोक लिया। क्यों? क्योंकि उसने मंगवर्नी को इजाजत नहीं दी कि वो भारत में रह सके। तो इसके टाइम सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम मंगोल लोगों ने वॉर लॉन्च किया। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक मंगोल अटैकर जिसका नाम था कुतलुग ख्वाजा, कुतलुग ख्वाजा, ये तो दहली तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है कि कैसे मंगोल जो अटैक है उसने इतनी ज्यादा पावर गेन कर ली कि वो दिल्ली तक आ सका। लेकिन फिर भी इसने बचाने की कोशिश की। और एक और खास बात अलाउद्दीन की, ये पहला
दिल्ली सुल्तान था जिसने अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी राजनीति को रिलीजन से अलग किया। इसने उलेमा की जो बातें थी उनको बिल्कुल नहीं सुना। ये कहता है कि मैं नहीं जानता शरीयत में क्या लिखा है। शरीयत क्या है? एक मुस्लिम बुक, जैसे भागवत गीता हिंदू धर्म में होती है, ऐसे शरीयत। तो अल्लाउद्दीन खिलजी कहता है मुझे नहीं पता शरीयत में क्या लिखा है, मैं वही करता हूं जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के वेलफेयर में या किंगडम के फायदे में जो चीज है वो मैं करूंगा, जो उसके फायदे में नहीं है वो बिल्कुल नहीं करूंगा। इसलिए बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा रूलर था जिसने सेपरेशन कर दिया रिलीजन का किंगडम से, कि भैया जरूरी नहीं है कि रिलीजन किंगडम से एक तरीके से जुड़ा हो। जैसे अभी हम लोग करते हैं सेकुलरिज्म का जो मॉडल है हमारे देश में, कि भाई कोई भी पीएम बने किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन वो जानबूझकर किसी दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। या हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन 25 से 28, वो हम सबको अपना अपना रिलीजन मानने की राइट देते हैं, लेकिन हमें किसी दूसरे के रिलीजन को कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं है। पावर में कोई भी हो, सबको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन चलाने का, साथ में अपने अकॉर्डिंग जो भी वो फेथ मानते हैं उसको अपनाने का या अपना रिलीजन चेंज करने का राइट है। कोई भी पावर उन्हें फोर्स नहीं कर सकती। ऐसा ही अलाउद्दीन खिलजी करता है। और फिर उसके बाद इसने इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत सारी चीजें की, कैसे जो किंगडम की इनकम है उसको इंक्रीज किया जाए। तो स्टेट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स लैंड रेवेन्यू ही था, जो पहले से ही चला आ रहा था। तो इसके पास भी लैंड रेवेन्यू का ही सोर्स था। तो इसने सबसे पहले लैंड का मेजरमेंट करवाया कि भाई कैसे, किसके पास कितनी लैंड है, कैसे पता चलेगा, किससे कितना टैक्स लेना है ये भी कैसे पता चलेगा। और ये पहला दिल्ली सुल्तान है जो लैंड का मेजरमेंट करवाता है। और सब लोग पुरानी जो पॉलिसी थी उन पे चल रहे थे। और एक यूनिट देता है जिसका नाम है बिस्वा, जिसे आजकल हम लोग बीघा भी कहते हैं। तो इसके यहाँ एक यूनिट चलती थी लैंड की, वो थी बिस्वा। और इसकी पूरी पॉलिसी जिसके थ्रू लैंड का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था उसे कहते थे मसाहत। तो इसने पूरा एक मसाहत रिकॉर्ड बनवाया और उसके बेस पे ही सबके ऊपर टैक्स लगवाया। साथ में इसने जो ब्रोकर थे, जो मीडिएटर का काम करते थे, टैक्स लाते थे, उनको एलिमिनेट कर दिया। जैसे खूत, मुकदम, चौधरी, ऐसे जो ग्रुप थे जो एज अ मीडिएटर काम करते थे ग्राउंड लेवल पे, उनका एंड कर दिया। और साथ में पहले इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब इसने इनके ऊपर भी टैक्स लगाया। बोले जैसे सब प्रजा है ऐसे तुम भी हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई बड़ा राइट मिलेगा। और ये हमने देखा कि कैसे इसने लैंड रेवेन्यू को 33% से 50% कर दिया और बोला देखो आप लोग इन ब्रोकर को 60 to 70% देते थे, लेकिन मैं अब डायरेक्ट लूंगा और आपको कोई ब्रोकर परेशान नहीं करेगा, और करे तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए आप मुझे डायरेक्ट 50% दे दो, इनके चक्कर में नहीं फंसना। साथ में ग्रेजिंग के ऊपर भी टैक्स लाया है, जिसे हम कहते हैं चरी कर।
तो जो जो लोग एनिमल फार्मिंग करते थे वो कहीं पे तो अपनी गाय भैंस चराते होंगे, उस पर भी टैक्स लगाया, चरी टैक्स। साथ में जो लोग घर में रहते थे तो हाउस टैक्स, ये सारी चीजें भी उसने की। तो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश की, और साथ में इस लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बनाई, जिसका नाम था दीवान ए मुस्तकराज। दीवान ए मुस्तकराज। इसका काम था लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करना, ये एक डिपार्टमेंट था, ऐसे ही जैसे अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसका काम है बजट बनाना, साथ में इनकम को देखना, एक्सपेंडिचर को देखना। ऐसे ही इसने अपने यहाँ ये वाला डिपार्टमेंट बनाया, या आप कह सकते हो एक तरीके से टैक्स का डिपार्टमेंट। इसका काम है सारे टैक्स को इकट्ठा करना और बाद में राजा को बताना, राजा जी इतना टैक्स हम लोगों ने वसूला है। इसने एक परमानेंट आर्मी का डेवलपमेंट किया, इसकी जो सेना थी काफी स्ट्रांग थी, और अपनी आर्मी को मंथली सैलरी भी दी कि भैया आप लोग सैलरी लो, टाइम पे आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं हो। तो डिफेंस के लेवल पे अगर बात की जाए या सिक्योरिटी के लेवल पे बात की जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत सेना का डेवलपमेंट किया, एक आर्मी बनाई, और उस आर्मी के लोगों को बोला कि आपको कैश में पेमेंट मिलेगी, प्लस इसके साथ साथ आपको कुछ घोड़े मिलेंगे, हॉर्स, लेकिन इन हॉर्स की पहचान करने के लिए कि आप लोग बोल ना दो जी हमारा घोड़ा तो बीमार है, दुबला पतला हो गया है, तो दूसरा घोड़ा दे दो। बहुत सारे लोग क्या करते थे, सैनिक लोग, कि उनको हॉर्स दे दिया, उस हॉर्स को बेच देते थे और बोलते थे जी हमारा घोड़ा तो मर गया। ऐसी चीजें ना हो इसलिए इसने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया कि भैया ये फलाने फलाने का घोड़ा है। जैसे अभी बहुत सारी चीजों पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड है, ऐसे ही इसने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा दिया कि ये वाला घोड़ा उसका है। और अगर वो घोड़ा कहीं और दिखता था और किसी ने बोला कि जी इसकी डेथ हो गई, तो फिर उसको सजा मिलती। साथ में बहुत सारा पैसा ये लोग लूट के भी लाते थे सेना के थ्रू। ये साउथ इंडिया गए, साथ में चित्तौड़ गए, गुजरात गए, यहां से बहुत सारा पैसा रिसोर्स ये लोग लूट के लाते थे। और जो लोग ये लोग वॉर में लूट के लाती थी जो सेना, उसे बोलते थे खम्स, कि ये खम्स है, मतलब जो सैलरी मिली वो तो है ही, इसके अलावा ये, और इसमें डिवीजन होता था कि भाई कितना आर्मी के पास जाएगा या सोल्जर के पास जाएगा, कितना किंग के पास या किंगडम के पास जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला आप लोगों ने मेहनत की है इसलिए आपको भी हिस्सा मिलेगा, तो इसका 1/5 मतलब 20% आर्मी को और 4/5 किंग के पास या किंगडम के पास। ऐसे इन्होंने लूट का जो सामान था वो डिवाइड किया। सोल्जर को क्यों दिया? जिससे कि उनको भी एक इंटरेस्ट जागे कि भैया कैंपेन अगर करेंगे और उसमें जीत गए तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो एक तरीके से उनको प्रमोट करना कि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों को फायदा होगा। साथ में और फैसिलिटी देने के लिए, जैसे अभी हम लोग अपनी आर्मी को, सेना के लोगों को कैंटीन देते हैं,
ऐसे ही कैंटीन की फैसिलिटी देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च की। कंट्रोल पॉलिसी, और एक सराय मंडी का डेवलपमेंट कराया दिल्ली के आसपास। अभी भी ये सराय मार्केट है, और इसका मेन पर्पस सिंपल था कि जो सोल्जर हैं, देखो दो तरीके हो सकते हैं किसी की इनकम बढ़ने के, या तो उसे पैसे ज्यादा दे दो, और दूसरा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लो, सामान सस्ता कर दो। क्योंकि एट द एंड इंसान अपनी जरूरत की चीजें सैलरी से खरीदेगा ही, तो सैलरी देने की बजाय ज्यादा उसको बोलो ना कि हम लोगों ने सस्ता सामान कर दिया, कैंटीन से आप ले सकते हो, वो भी एक तरीके से इंसेंटिव है। तो इसका सिंपल सा गोल था आर्मी की नीड्स को पूरा करना, और वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। इसलिए इसने डिफरेंट मार्केट बनवाई, अलग अलग मार्केट, जहां पे अलग अलग तरीके का सामान आपको मिलता है। जैसे अगर आपको कोई भी वीट वगैरह खरीदना है या राइस खरीदना है, इसके लिए एक अलग मंडी बनवाई जिसको वो कहता था गल्ला मंडी। गल्ला मंडी मतलब अगर आप किसी भी सोल्जर को कुछ भी ऐसा वीट, राइस या और कोई भी चीज खरीदना है तो वो गल्ला मंडी से लेके जा सकता है। और इसका एक हेड भी बनाया जिसका काम था इस मंडी की देखरेख करना कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है, या कोई प्राइस राइज तो नहीं कर रहा है जितना हमने फिक्स किया उससे ज्यादा। इसका जो हेड था वो कहलाता सहना ए मंडी। सहना ए मंडी, ये इसका हेड था। ऐसे ही क्लॉथ की एक मार्केट करवाई जहां पर कपड़े ले सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसे कहते थे सराय मंडी। अभी भी दिल्ली के सराय वाली मार्केट में आपको कपड़े मिल जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट कपड़े, चीप से चीप कपड़े, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो एक जो कराया सराय, और इसको कई बार अदल भी कहते थे, सराय अदल, यहाँ पर कपड़े मिले। तो क्लॉथ से जुड़ी हुई पूरी चीजें। ऐसे ही उसने एनिमल, कि भैया दूध पीना है, एंड स्लेव, नौकर खरीदना है, इसके लिए भी एक मार्केट बनवाई। और हर चीज का जो प्राइस था वो फिक्स रहता था। मार्केट में प्राइस स्टेट की तरफ से, किंग की तरफ से फिक्स रहता था कि भैया इससे महंगा कोई नहीं बेच सकता। जैसे अभी हम एमआरपी डिसाइड करती है हमारी सरकार कि भैया ये एमआरपी है, अगर कोई इससे ऊपर देता है तो इसका मतलब वो गलत कर रहा है, लॉ का वायलेशन कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता, कम ले सकता है। ऐसे ही इसने भी हर सामान पे प्राइस लिखवा दी और बोला जो इससे ज्यादा लेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। और इन सारी मार्केट की देखरेख के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए रियासत। इस दीवान का काम है रियासत की देखरेख करना। अगर कोई भी इस प्राइस से ऊपर जाता है तो उसको पनिशमेंट देना। ये एक डिपार्टमेंट था, और इसके पोस्ट पर एक व्यक्ति जो काफी करीबी था, उसका नाम मलिक याकूल
मलिक याकूल को इसने बैठाया। तो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी के लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश की। और अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है, ब्लैक में कोई सामान बेचता है, उसकी सजा के लिए भी एक काम था। बहुत सारे लोग करते ना कि भाई वहां से सामान खरीदा और चोरी में एक तरीके से उसे बेच रहे हैं, क्योंकि वहां पे सही से नहीं मिल रहा। ब्लैक में टिकट बेचना, डबल प्राइस पे बेचना। उसके लिए एक ऑफिसर था, राय परवाना। और राय परवाना इस चीज का पूरा ध्यान रखता था कि कोई भी इलीगली कुछ भी सामान ना बेचे। और साथ में ये परमिट भी जारी करता था कि कौन कौन बेचेगा। सारा रिकॉर्ड रहता था मार्केट में कौन कौन बेच सकता है। और ये जो मार्केट इसकी पॉलिसी थी, ये दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में हमें दिखती है। दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में ये सारी इसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी, या आप कह सकते हो आज के टाइम के हिसाब से दिल्ली एनसीआर। ऐसे इसने कंट्रोल करने की कोशिश की। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी मार्केट पॉलिसी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और गोल सिंपल था, कैसे आर्मी या सोल्जर की जो जरूरत है उनको पूरा किया जाए, कैसे इनको बेनिफिट पहुंचाया जाए कि इनको दिक्कत ना हो, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट देना। ये सारी चीजें एक तरीके से इसने की। इसी के लिए हमने देखा डिफरेंट मार्केट बनवाई, जैसे गल्ला मंडी वीट के लिए, राइस के लिए, जिसका हेड जो है सैनाल मंडी। क्लॉथ के लिए सराय अदल, एनिमल और स्लेव के लिए भी मार्केट। और एक डिपार्टमेंट दीवान ए रियासत, जिसकी पोस्ट पर मलिक याकूल को बैठाया। और साथ में ब्लैक मार्केटिंग जो करता था उसके लिए राय परवाना, जिसका काम था परमिट भी देना। ऐसे इसने अपनी आर्मी को, अपने सोल्जर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और इसके लिए खिलजी को काफी ज्यादा याद भी किया जाता है, क्योंकि उसकी आर्मी ने कभी उसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं किया, क्योंकि उसने फैसिलिटी बहुत ज्यादा दी। और ऐसे ही था जैसे कैंटीन। एक तरफ उसने इनकम जनरेट की इन सोल्जर के थ्रू, क्योंकि उनकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होती थी। दूसरी तरफ इनको खुश भी रखा। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो रूलर बनता है वो है मुबारक शाह खिलजी, जो मुबारक शाह खिलजी के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी अलाउद्दीन खिलजी के पास है। और ये लगभग 4 साल रूल करता है, 1316 to 20। और ये फर्स्ट दिल्ली सुल्तान है, सुल्तान जो अपने आप को बोलेगा कि भैया मैं खुद ही खलीफा हूं। अभी तक सबने सुल्तान तो बोला है लेकिन खलीफा नहीं बोला है। सब खलीफा बाहर वाले कोई मान रहे हैं जिन्होंने हमें पावर दी, लेकिन ये बोलता है मैं खुद ही खलीफा हूं। और इसने डेक्कन की एक एरिया देवगिरी, या जिसे दौलताबाद भी कहते थे, दौलताबाद को अपनी टेरिटरी में कंट्रोल में ला लिया और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।
ये बोला मैं टेरिटरी इंक्रीज करूंगा, दौलताबाद अपना है, इसको मिला लेते हैं, और इसका नाम चेंज करके कुतुगाबाद बाद इसने रख दिया। लेकिन इसने मिला तो लिया, लेकिन डेक्कन वाले एरिया थोड़ा सा दूर पड़ता था, नर्मदा के साउथ में, उस टेरिटरी पे कंट्रोल बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल था। इसकी वजह से इसको इकोनॉमिक सोशल थोड़ा सा लॉस भी हुआ, और धीरे धीरे खिलजी डायनेस्टी थोड़ी सी वीक होने लगी, और इस वीकनेस का फायदा तुगलक लोगों ने उठाया, और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी ये बनी। थर्ड डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में हमें दिखती है वो है तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी को बनाने वाले जो फाउंडर थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो खिलजी डायनेस्टी का एंड हुआ, तुगलक डायनेस्टी का आना हुआ। ये थर्ड फैमिली है जो दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखने वाले, जिसे हम कल देखेंगे। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। ये कुछ फेमस रूलर तुगलक डायनेस्टी के, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस थे मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत सारी स्कीम चलाएंगे, बहुत सारे तरीके चलाएंगे, लेकिन फेल भी रहेंगे, इसलिए कई बार फेल किंग या जिनको जॉन खां के नाम से भी जाना जाता है। और ये आज का जो तुगलकाबाद दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, बदरपुर बॉर्डर के आसपास, उसी के आसपास इनका होता है। साथ में इनका आर्ट एंड कल्चर काफी ज्यादा फेमस था, कुछ नई चीजें इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये आज की क्लास थी।